हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं कैपेसिटर्स के जेई आर्काइव के बारे में। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर जेई मेंस में पूछे गए हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। यही टाइप ऑफ क्वेश्चंस बार बार इसी टाइप के पूछे जाते हैं, तो इनको प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और आप प्रैक्टिस करेंगे तो कैपेसिटर पे अच्छी पकड़ बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, पढ़िए एक बार क्या कह रहे हैं। चलिए पढ़ लिया। तो क्या बोला इसने कि दो प्लेट्स के बीच में, प्लेट्स है यहाँ पे इस तरीके से, एक प्लेट यहाँ पे है और एक प्लेट यहाँ पे है, ऐसे एक प्लेट यहाँ पे है और एक प्लेट यहाँ पे है। इस तरीके से प्लेट्स बना रखी हैं। दो आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट्स के बीच में कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है और बोला है कि have plates area A separated by distance D। ये सारी बातें इसने बोल रखी हैं। अब इनके बीच का जो स्पेस है वो फिल किया K1 K2 K3 तीन डायलेक्ट्रिक से और अलग अलग सिचुएशंस में। जैसे फर्स्ट केस में अगर देखें तो तीनों जो हैं वो प्लेट के परपेंडिकुलर रखी गई हैं, और जो सेकंड केस में है उसमें तीनों डायलेक्ट्रिक प्लेट के पैरेलल स्लैब रखी गई हैं। तो पूछा गया आपसे कि रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द टू विल बी, ये आपसे पूछा है E1/E2 रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड। तो एनर्जी स्टोर निकालने का अपने पास एक जो फॉर्मूला है वो है हाफ CV²। ओके, और इसने बोला है कि दोनों को सेम पोटेंशियल V पे भी रखा है। तो अगर मुझे एनर्जी निकालना है U1/U2, ये यहाँ पे E1/E2 कह रखा है, अपन U1 पढ़ते आ रहे हैं इसलिए वो लिख रहा हूँ मैं। तो क्या लिखूंगा, हाफ CV², है ना। और V दोनों के लिए सेम है तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के इनका जो रेशियो आएगा, क्या वो बिल्कुल सेम रेशियो आएगा ऐसा C1/C2 का। तो हमें कुल कुल मिला के करना क्या है, कैपेसिटेंस दोनों का निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, उन्हीं का रेशियो इज आवर आंसर। तो चलिए देखते हैं अब कैपेसिटेंस कैसे निकालें। तो ध्यान दो, यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट केस में बात करूं तो ये जो तीनों हैं ये किस टाइप से कनेक्टेड हैं। ये जो C1 C2 और C3 हैं, इनको कनेक्शन में कैसा मानूं। क्या ये तीनों पैरेलल में हैं? बिल्कुल, क्योंकि दोनों प्लेट्स के बीच में कनेक्टेड हैं। तो दोनों प्लेट्स का अगर पोटेंशियल 0 और V मान लें तो K1 के अक्रॉस भी 0 और V है, K2 के अक्रॉस भी है और K3 के अक्रॉस भी है, मतलब तीनों ही पैरेलल में है। तो अगर मैं C1 निकालना चाहूँ ऐसा, C इक्विवेलेंट ऑफ 1 फर्स्ट केस की, तो मैं लिखूंगा इसको C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, पैरेलल में इस तरीके से लिखा जाता है। अब C1 C2 C3 के वैल्यू क्या क्या है, तो सेपरेशन इनका दे रखा है D, तो D तो सेपरेशन तीनों के लिए सेम है। अच्छा, एरिया, एरिया कितना कितना है तीनों के पास, तो डायग्राम देख के हम कह सकते हैं कि तीनों के पास जो एरिया है वो 1/3 1/3 1/3 एरिया है ना। प्लेट का एरिया कितना है, A/3 और A/3, क्योंकि टोटल एरिया इन्होंने A दे रखा है तो A/3 एरिया तीनों के पास होगा। तो इसके हिसाब से अगर अपन लिखें C1 C2 C3, तो मैं लिखूंगा C1 के लिए K1 एप्सिलॉन नॉट A/3 डिवाइडेड बाई D, ये आ जाएगा। ऐसे अगर C2 के लिए लिखूं तो लिखूंगा K2 एप्सिलॉन नॉट A/3 डिवाइडेड बाई D। और ऐसे ही अगर K3 के लिए लिखूं C3, तो क्या लिखूंगा, एप्सिलॉन नॉट A/3 डिवाइडेड बाई D। इसको अगर सॉल्व करें तो क्या मिलता है, देखो, एप्सिलॉन नॉट A/3D ये तो आ गया कॉमन, अंदर बचा K1 प्लस K2 प्लस K3। क्लियर है, ये आपके पास आ गया C1, मतलब फर्स्ट केस में आ गया। अब सेकंड केस की बात अगर करें, C2 की अगर बात करते हैं, केस 2, तो सेकंड केस में ये अरेंजमेंट कैसा है, क्या ये सीरीज अरेंजमेंट है। क्योंकि सोचो, जो चार्ज यहाँ से अंदर चलेगा, क्या वही चार्ज इससे होते हुए फाइनली यहाँ से बाहर आएगा। मतलब चार्ज फ्लो सेम है तो कैसा कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे अगर मुझे इक्विवेलेंट निकालना है तो मैं लिखूंगा 1/c इक्वल टू, है ना, सीरीज में ये फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ऐसा जाएगा यहाँ पे सेकंड केस में। अब C1 C2 C3 की वैल्यू क्या है, तो इनके लिए एरिया तो पूरा पूरा है,
भाई प्लेट पूरी पूरी सबके साथ आ रही है, एरिया सबका सेम है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो सबके लिए d/3 और d/3 हो गई है। तो अब यहाँ अगर मैं लिखता हूँ तो इसको लिखूंगा 1/k1 ε0 a डिवाइडेड बाय d/3, ऐसा लिखा जाएगा। ऐसे जब 2 के लिए लिखूंगा तो लिखूंगा k2 ε0 a बाई d/3। वैसे जब 3 के लिए लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा k3 ε0 a बाई d/3। ये किसके इक्वल हो गया 1/c2 के। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको 1/c2 भी रहने देते हैं, इसको मैं ऊपर लेके d/3 सब ऊपर चला जाएगा, तो देखो d/3 ε0 a ये आ गया कॉमन, अंदर बचा आपके पास 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3, ये आपके पास आ गया। क्लियर है बात? अच्छा इसको अगर एलसीएम लेके उल्टा करें तो देखो क्या आएगा, C2 इक्वल टू 3 ε0 a/d, इधर एलसीएम आ जाएगा ऊपर k1 k2 k3, नीचे आपके पास आएगा k2 k3 प्लस k1 k3 प्लस k1 k2। एलसीएम लेके देख सकते हैं यही मिलने वाला है। चलिए बहुत बढ़िया, तो C1 और C2 आपको दोनों मिल गए। अब अपने को इनका रेशियो लेना है, तो ये रहा आपका C1, ये रहा C2, इनका रेशियो लेते हैं। तो C1/C2 जब करेंगे तो देखो क्या क्या मिल रहा है, C1 में नीचे 3 है और C2 में भी 3 है, तो नीचे आ जाएगा 9। ठीक है, तो 1/9 तो ये आ गया आपका 3 और 3 से। एप्सिलॉन ये कैंसिल हो गई। उसमें है ऊपर k1 प्लस k2 प्लस k3, और इसमें है यहाँ पे k1 k2 k3 डिवाइडेड बाय ये पूरी टर्म k2 k3 प्लस k3 k1 प्लस k3 k2, ऐसा जो पूरी टर्म है ये वाली यहाँ पे। अब ध्यान से देखो तो आपका ऑप्शन डी इसमें मैच कर रहा है। ठीक है, ये पूरी टर्म ऊपर चले जाएगी, ऊपर होके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ऑप्शन डी जो है का मैच कर जाएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन में आपको बस ये ध्यान रखना था कि जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स डालते हैं तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा कैसा बनता है। अगर ये आपको पता तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए आराम से। चलिए पढ़ लिया, अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C एंड NC। तो दो आपको कैपेसिटर्स दे रखे हैं, एक C है दूसरा NC है, इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन इनका बनाया और उसको अपने एक V से कनेक्ट कर दिया। ओके, व्हेन द कैपेसिटर्स आर फुल्ली चार्ज हो जाएंगे तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा CV, इस पे -CV, और इस पे आ जाएगा NCV और इस पे -NCV, ये चार्ज आ जाएंगे Q इक्वल टू CV से। ठीक है, the battery is removed and after that a dielectric material of dielectric constant K is placed between the two plates of the first capacitor। इसका मतलब अब जो ऊपर वाला कैपेसिटर है उसको आपने बना दिया KC, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी और ये अब हो गया KC के बराबर, और जो नीचे कैपेसिटर है वो एज इट इज है, ये अभी भी NC है, और इस पे जो चार्ज था CV, इस पे चार्ज था NCV। लेकिन अब क्योंकि बैटरी रिमूव कर दी गई है तो अब इन पे कुछ पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल पे आना चाहिए, मतलब चार्ज कुछ चेंज होगा। तो बस यही आपसे पूछा है कि द न्यू पोटेंशियल कितना होगा, तो जो नया कॉमन पोटेंशियल है V1 वो आपसे पूछा गया है। बड़ा आसान सा सवाल है। V1 क्या होता है याद करो, टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल चार्ज कितना है CV प्लस NCV, दिस इज टोटल चार्ज, डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस कितना है तो KC प्लस NC। तो ध्यान से देखो यहाँ पे C से C सारे कैंसिल हो गए, ऊपर से V आ गया कॉमन, तो अंदर बचा n+1 इंटू V डिवाइडेड बाय नीचे बचा K प्लस N। इसका आंसर मिल गया ऑप्शन ए। क्लियर है?
तो यहाँ पे दो आपके पास चीजें, एक तो ये कि स्लैब इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, और बैटरी हटा के डाला था मतलब चार्ज कंजर्व रहेगा। उसके बाद दो कैपेसिटर्स हैं, क्योंकि उसमें चेंजेस किए गए बैटरी हटाने के बाद, तो नया पोटेंशियल अपने को इसमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आराम से। पढ़ लिया? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड, इसको चार्ज किया 5 माइक्रोकूलम तक। ओके, कैपेसिटर इसका सी दे रखा है, इसको क्यू चार्ज आपने दिया, सी और क्यू दोनों गिवन है। इफ द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट टू रिड्यूस द कैपेसिटेंस, ओके, तो अब प्लेट्स जो है उनको दूर कर दिया गया। अब ये नया कैपेसिटेंस बन गया C1, ये भी आपको गिवन है 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, और चार्ज इस पे सेम रहा क्योंकि अब बैटरी को तो कोई कनेक्टेड है नहीं, तो बैटरी जब नहीं है तो चार्ज तो कांस्टेंट रहने वाला है। तो पूछा हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क इसमें किया गया होगा। अब ये वर्क कैसे निकालें, वर्क निकालने का क्या तरीका है। तो सोचो, जितनी एनर्जी पहले स्टोर्ड थी इसमें और अब जो एनर्जी स्टोर्ड है, क्या इन्हीं दोनों का डिफरेंस होगा जो इस पे वर्क किया गया होगा। तो बस ये अपन फाइंड कर लेते हैं। तो अगर U इनिशियल में लिखूं इसमें, तो लिखूंगा Q स्क्वायर बाई 2C, और अगर U फाइनल लिखूंगा तो लिखूंगा Q स्क्वायर बाई 2C1। दिस इज फाइनल एनर्जी। तो अगर डिफरेंस ऑफ एनर्जी देखें डेल्टा U, तो हो जाएगा U फाइनल माइनस U इनिशियल। U फाइनल इज Q स्क्वायर बाई 2 कॉमन आ गया, 1 बाई C1 माइनस 1 बाई C। क्लियर है बात। देखो 1 बाई C1 की वैल्यू आपको दे रखी है 2, तो Q आपको दे रखा है 5 का स्क्वायर बाई 2 इंटू ये हो जाएगा 1 बाई C1 इज 5, और ये हो जाएगा 1 बाई 2। ऐसा आपको गिवन है, सॉरी C1 इज 2 एंड C इज 5, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 5। चलिए अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्या करें, बस सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे जल्दी से। तो 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 5 एलसीएम अगर लेते हैं तो ये आता है ऊपर 25 बाई 2, और यहाँ माइक्रो में सब कुछ चल रहा है, तो जब आप यहाँ स्क्वायर करते हैं क्यू में तो ये आएगा 10⁻⁻12, एक तो ये आएगा, और जब नीचे इधर सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 10, और नीचे मल्टीप्लाई लिख देता हूँ -6, क्योंकि माइक्रो में चल रहा है सब कुछ। ठीक है, एलसीएम आ गया 10, इधर आया 5 माइनस 2, तो 3/10 यहाँ से आपके पास मिलता है 25 into 3 by 20 into 10⁻⁶, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन बनता है। तो इसको सॉल्व करें तो देखिए ध्यान से कितना आएगा, 75/20, 75 का हाफ होता है 37.5, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.75 into 10⁻⁶, विच इज ऑप्शन डी। क्लियर है बात। तो आसानी से किए जा सकते हैं। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या थी कि कितना वर्क किया गया, तो जो वर्क है वो वही तो एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है भाई। जितना वर्क आपने उसकी प्लेट्स को अपार्ट करने में किया, उतना ही एनर्जी इंक्रीज हुई। देखो ध्यान से, एनर्जी इंक्रीज हुई है यहाँ पे। यहाँ पे मैं लिखूंगा Q स्क्वायर बाई 2 इंटू 5, और यहाँ लिखूंगा Q स्क्वायर बाई 2 इंटू 2। C1 इज लेस देन C, तो इसका मतलब एनर्जी इंक्रीज हो रही है, Q कांस्टेंट है। तो जो एनर्जी इंक्रीज हुई वो आई कहाँ से, जितना वर्क उस पर किया गया होगा वहीं से, तो वही हमने यहाँ पे यूज किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि वोल्टेज रेटिंग ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 500 वोल्ट्स। ओके, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी रेटिंग आपको दे रखी है 500 वोल्ट्स। इट्स डाइलेक्ट्रिक कैन विथस्टैंड द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁻⁶। ओके, ई आपको दे रखा है 10⁻⁶। द प्लेट एरिया आपको दे रखा है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इफ द कैपेसिटेंस इज के, आपसे पूछा गया, कैपेसिटेंस आपको दे रखा है 15 पिको फैरेड। ओके, अब ये आपके सामने पूरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या किया जाए आप बताइए, कैसे क्वेश्चन करें भाई। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, तो जो डाइलेक्ट्रिक बीच में भरा हुआ है
उस पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो उसमें इंड्यूस चार्ज आते हैं, ये बात हम पहले कर चुके हैं। अब अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आप उसमें रख देंगे तो ऐसा पॉसिबल है ना कि उससे जो है चार्ज टूटना शुरू हो जाए, इलेक्ट्रॉन उससे फ्लो करना शुरू हो जाए, बाहर आ जाए। इसको बोलते हैं मैक्सिमम लिमिट ऑफ जो डाइलेक्ट्रिक उस पर विदस्टैंड कर सकता है। ठीक है, तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने अंदर लगा रखा है। ओके, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और V दो चीजें अपने को गिवन है और इन दोनों का अपने को एक रिलेशन पता है, V इक्वल टू E इंटू डी। तो V आपके पास है 500, E है आपके पास 10⁻6 और D, तो यहाँ से D आपको मिलता है 5 इंटू 10⁻4 मीटर्स। D मिल गया आपको। अब आपको कैपेसिटेंस दे रखा है 15 पिको फेरेड, पिको इज 10⁻12 इक्वल टू क्या होता है कैपेसिटेंस, K इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो A आपको दे रखा है 10⁻4, D आपको अभी मिल गया 5 इंटू 10⁻4। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको गिवन है 8.86 इंटू 10⁻12। यहाँ से आपको K निकालना है, तो K आपको मिलेगा 15 इंटू 10⁻12 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8.83 इंटू 10⁻12। तो ये आपके पास आता है 15 इंटू 5 जो 75 बाई 8.83। जब आप करते हैं तो आपके पास आंसर आता है अप्रोक्सीमेटली 8.5। क्लियर? तो बस इस तरीके से सॉल्व करना था। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को आपने रिलेट किया, वहां से डी निकाला और उस डी को आपने कैपेसिटेंस वाले फॉर्मूला में सीधा सीधा रख दिया। क्लियर है बात? इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया कि दो पोजीशन हैं स्विच की, पूछा आपसे एनर्जी डिसिपेटेड इन द सर्किट इन टर्म्स ऑफ C and total charge Q if the switch is shifted from A to B। अब जब स्विच A पे था तो देखो सर्किट ऐसा बना हुआ है, ये एक बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है और ऐसा एक सर्किट है। तो इस पे चार्ज अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, Q इक्वल टू CV। इस बैटरी को V से लिखूंगा ना, ताकि अपने को कंफ्यूजन ना हो। ये बैटरी V है, वो EMF के हिसाब से E लिखा हुआ है, अपन इसको V लिख देते हैं। तो Q इक्वल टू CV आपको यहाँ पे फर्स्ट केस में मिल जाएगा जब स्विच A पे था। अब सेकंड टाइम जब स्विच B पे कर दिया गया तो सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, यह है 3C, यह है C और इस पे चार्ज था Q। ऐसा कुछ सर्किट बन जाएगा। आपसे पूछा गया कि कितनी एनर्जी इसमें डिसिपेट हुई, तो एनर्जी डिसिपेशन कैसे निकाला जाए। तो U इनिशियल अगर मैं लिखूं तो लिखूंगा हाफ CV², दिस इज इनिशियल एनर्जी। और फाइनल एनर्जी के लिए मुझे यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल चाहिए V1, और V1 अपने को पता है कैसे लिखा जाता है, टोटल चार्ज विच इज Q बाय टोटल कैपेसिटेंस विच इज 4C। 4C क्यों? क्योंकि C प्लस 3C है, तो ये हो जाएगा 4C। और इसके हिसाब से अगर मैं लिखूं यहाँ पे अब एनर्जी, तो मैं U फाइनल क्या लिखूंगा, C के लिए लिखूंगा हाफ C इंटू, अच्छा ये क्या है, ये V/4 है ना। तो मैं यहाँ से देख सकते हो Q इक्वल टू CV से मैं V को क्या लिख सकता हूँ, Q/C। तो ये V/4, तो यहाँ लिखूंगा V/4 का स्क्वायर प्लस हाफ C और दिस इज 3C, हाफ इंटू 3C इंटू V/4 का स्क्वायर। दोनों कैपेसिटर्स के लिए एनर्जी लिख ली अपन ने हाफ CV² फॉर्मूला यूज करके। फाइनल एनर्जी देखो तो कितनी आई आपके पास, 1/16 और यहाँ से 3/16 विच इज 4/16 विच इज 1/4। तो ये आपके पास एनर्जी आई 1/4 ऑफ हाफ CV², मतलब 1/4 ऑफ U इनिशियल, ये आपको एनर्जी मिली। ठीक है, अब आगे अगर देखें इसमें, अब इसमें आपसे पूछा गया एनर्जी डिसिपेटेड। तो एनर्जी डिसिपेट मतलब कितनी एनर्जी इसमें लॉस्ट हुई, तो हम लिखेंगे इसको U इनिशियल माइनस U फाइनल, दिस इज एनर्जी लॉस। U इनिशियल माइनस U फाइनल, तो देखें U फाइनल इज 1/4 ऑफ U इनिशियल, तो ये डिफरेंस आएगा 3/4 ऑफ U इनिशियल व्हिच इज 3/4 ऑफ हाफ CV²। ठीक है, लेकिन जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं वो Q और C की टर्म्स में है, तो अपन Q इक्वल टू CV रिलेशन यहाँ से यूज करते हैं
और इसमें रखते हैं। तो मैं यहाँ से रखता हूँ 3/4 इंटू हाफ इंटू सी इंटू वी की जगह रख दिया Q/C का स्क्वायर। एक सी से एक सी कैंसिल, आंसर आया 3/8 Q²/C विच इज ऑप्शन डी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन हमने नीट की आर्काइव के टाइम भी किए थे, जब एक बार एक बैटरी से चार्ज करते हैं देन उसको एक अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आराम से। चलो क्या कह रहा है देखिए, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस इसका 12 पिकोफैरेड है और इसको चार्ज किया बाय अ बैटरी टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट्स। ठीक है, तो एक कैपेसिटेंस C है और उसको V से आपने चार्ज किया, तो इस पे CV और माइनस CV आपके चार्ज। ठीक है, तो ये आपको C दे रखा है, ये V दे रखा है। पूछा है द चार्जिंग बैटरी इज नाउ डिस्कनेक्टेड, मतलब चार्ज कांस्टेंट रहेगा इस पे। एंड पोर्सिलिन स्लैब, मतलब कोई एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, वो इसमें इंसर्ट करी जिसका कांस्टेंट आपको दे रखा है 6.5। तो अब जो इस पे केस हो जाएगा वो हो जाएगा कि ये हो गया KC और उस पे चार्ज अभी भी है C और माइनस C। तो बोला कि द वर्क डन बाय द कैपेसिटर ऑन द स्लैब इज, इस कैपेसिटर ने स्लैब पे कितना वर्क किया। अच्छा सोचो, कैपेसिटर अगर स्लैब पे वर्क करेगा तो कैपेसिटर की कुछ एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि उसने काम किया। तो जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा वही तो हम लिख सकते सीधा सीधा कि वर्क डन ऑन द स्लैब होगा। तो बस अपन एनर्जी डिफरेंस निकालते हैं। अगर मैं इसकी इनिशियल एनर्जी लिखूं तो लिखूंगा Q²/2C से। क्यों ले रहा हूँ ऐसा मैं, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है दोनों केसेस में। तो मैं इसको लिखता हूँ Q²/2C। भाई ये Q पहले भी चार्ज था और चार्ज अभी भी यहाँ पे Q ही है। और अगर फाइनल एनर्जी लिखूं इसकी तो लिखूंगा Q²/2 टाइम्स KC, क्योंकि अब आपने इसमें स्लैब डाल दी है तो इसका कैपेसिटेंस चेंज हो गया है। तो वर्क डन पूछा है, हम निकाल सकते हैं U इनिशियल माइनस U से। Q²/2C आ गया कॉमन, अंदर आया 1 - 1/K। सॉल्व करते हैं तो Q इज इक्वल टू CV और नीचे भी एक C है, तो अपने पास आएगा हाफ CV² विच इज हाफ इंटू C। आपके पास आ गया 12 पिकोफैरेड, तो 12 इंटू 10⁻⁻12 इंटू V² इज 10 का स्क्वायर इंटू 1 - 1/6.5। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो आएगा 6 इंटू 10⁻⁻12, तो यहाँ से आएगा 6 इंटू 10⁻⁻10, क्योंकि ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। अंदर करते हैं तो ऊपर आएगा 5.5/6.5 विच इज 11/13। ये आपके पास फाइनल आंसर आता है 66/13 इंटू 10⁻⁻10। सॉल्व करेंगे जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 508 पिको जूल्स। पिको मतलब 10⁻12 के हिसाब से। तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 6600/13 इंटू 10⁻12। जब 6600 को 13 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 508 के अप्रॉक्स। क्लियर है बातें? हाँ, हम कह सकते हैं कि 13 इंटू 5 इज 65, ऑलमोस्ट ऊपर उतना ही हो रहा है, तो ये 508 के आसपास आंसर आ रहा है। चलिए, तो इस तरीके से आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन में आपसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई कैपेसिटर प्लेट्स हैं, ये दो आपको प्लेट्स दे रखी हैं कैपेसिटर की, देखिए और देखिए, इन दोनों के बीच में ऐसे 4 डाइलेक्ट्रिक डाले गए K1 K2 K3 K4 और बराबर बराबर हिस्सों में, मतलब कैपेसिटर के बीच के स्पेस को 4 भाग में बांट दिया और उसमें एक में K1 K2 K3 K4 फिल कर दिया। अब आपसे पूछा गया कि इसके लिए अगर इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है तो कैसे बताएं। तो अपन क्या करते हैं, C इक्विवेलेंट निकालते हैं और उसको इक्वल कर देंगे K एप्सिलॉन नॉट A/D से। तो वो जो K है वही आपसे पूछा गया है, तो C इक्विवेलेंट निकालते हैं, उसमें K को अपन लेंगे। अच्छा, अब C इक्विवेलेंट कैसे निकालें? तो ये 4 कैपेसिटर तो अपने को दिख रहे हैं C1 C2 C3 और C4, लेकिन ये चारों कनेक्टेड कैसे हैं? मैं क्या मानूं इनको? क्या मैं ऐसा मानूं कि C1 और C3 ये दोनों पैरेलल में हैं? क्या मैं ऐसा बनाऊं इसे कि C1 इज इन पैरेलल विद C3 एंड देन सीरीज में
ऐसा, तो ये हो गया C1, ये हो गया C3, इधर हो गया C2, इधर हो गया C4। क्या मैं ऐसा बना सकता हूँ? या फिर मुझे ऐसा बनाना चाहिए कि C1 और C2 ये दोनों ऊपर सीरीज में हो गए और नीचे जो C3 C4 है वो दोनों सीरीज में हैं, और ऐसा एक सर्किट बना दूं C1 C2 C3 और C4, या ऐसा सर्किट बनाए, है ना। ये दो टाइप के इसमें अपने कह सकते हैं कि अपने पास ऑप्शन है कि अब क्या सही है ये अपने को डिसाइड करना है। तो सोचो तुम, अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि C1 और C3 दोनों पैरेलल में होने चाहिए। पर तुम खुद बताओ मुझे कि अगर यहाँ से कोई चार्ज क्यू चलता है, ठीक है, तो इधर से भी कुछ क्यू चलेगा, भाई बाहर आ रहा है क्यू चार्ज चलो। अगर C1 और C3 को पैरेलल में होना है मतलब इस जगह पे पोटेंशियल सेम होना चाहिए, तभी तो C1 और C3 पैरेलल में हो पाएंगे। अच्छा, पोटेंशियल अगर सेम होना है, क्यू दोनों के लिए सेम है, मतलब दोनों के लिए C सेम होना चाहिए। भाई ये तो हुआ Q इक्वल सी भी। आप कह रहे हैं कि क्यू दोनों में सेम चला क्योंकि एक प्लेट से कनेक्टेड है, क्यू तो यहीं से आ रहा है। वी दोनों के लिए सेम कह रहे हैं क्योंकि दोनों को आपने पैरेलल में ऐड कर रखा है, तो दोनों के लिए सी भी तो सेम होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है क्योंकि दोनों का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग है। तो इस वजह से हम ऐसा बोलेंगे कि ये बनाना गलत है, दोनों को आप पैरेलल में ऐड नहीं कर सकते। हाँ, अब जो सेकंड अपना था वो सही है बिल्कुल, क्योंकि C1 और C2 का आप सीरीज में जरूर देख सकते हैं, क्योंकि चार्ज यहाँ से चलेगा वही चार्ज आगे भी फ्लो के बाहर आएगा। तो जब चार्ज फ्लो सेम होता है तो आप इसे कह सकते हैं कि दोनों सीरीज में है। तो C1 C2 सीरीज में है, C3 C4 सीरीज में है, एंड देन दोनों पैरेलल में है क्योंकि उसके बाद तो प्लेट्स के बीच में कनेक्टेड है और दोनों प्लेट्स पे पोटेंशियल सबके लिए सेम है ना। तो C1 C2 का कॉम्बिनेशन सीरीज हो गया, C3 C4 का कॉम्बिनेशन सीरीज हो गया, और ये दोनों कॉम्बिनेशन फिर पैरेलल में आ गए। तो अब अपने को इस हिसाब से अपना फाइनल आंसर लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो C इक्विवेलेंट जब मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा C1 इन सीरीज विद C2, और ये पूरा कॉम्बिनेशन इन पैरेलल विद C3 इन सीरीज विद C4। ऐसा अपने पास कॉम्बिनेशन बनेगा। चलिए ठीक है। अब सीरीज में क्या होता है C1 C2 बाय C1 प्लस C2, तो अपने पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा C1 C2 बाय C1 प्लस C2, और पैरेलल मतलब प्लस इधर बनेगा C3 C4 बाय C3 प्लस C4, ऐसा आएगा। ठीक है। अब इन सब की वैल्यूज रखते हैं, इन सब के लिए एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो C1 का अगर मैं एक्सप्रेशन बनाऊं तो क्या बनेगा देखो, इसके लिए एरिया कितना है, भाई प्लेट यहाँ पे है, इस टाइप से प्लेट है ये, इसके लिए अगर एरिया देखें तो इसका एरिया तो हो गया हाफ ऊपर वाला, और इसके लिए अगर डी भी देखो तो ये भी d/2 गिवन है। तो C1 लिखता हूँ तो लिखूंगा K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाय D/2, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, आया K1 एप्सिलॉन नॉट A/D। और इसी तरीके से C2 C3 C4 भी आएंगे क्योंकि डायमेंशन सबकी सेम है, सिर्फ K1 K2 K3 K4 ये चेंज हो जाएगी। तो चलिए मैं सीधा इसमें आंसर में इसमें एक्सप्रेशन में वैल्यूज रखता हूँ। तो C1 C2 में जब मैं रखूंगा तो आएगा K1 K2, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट A/D का स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नीचे आएगा C1 प्लस C2 में K1 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A/D, एप्सिलॉन नॉट A/D कॉमन आ जाएगा, K1 प्लस K2 बचेगा। इस तरीके से यहाँ जब लिखेंगे तो आएगा K3 K4 एप्सिलॉन नॉट A/D का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, और नीचे कॉमन आ जाएगा तो आएगा K3 प्लस K4 एप्सिलॉन नॉट A/D। तो एप्सिलॉन नॉट A/D से सब चीजें कैंसिल हो रही हैं। फाइनली अपने पास C इक्विवेलेंट जब आ रहा है तो आ रहा है K1 K2 प्लस K3 K4, सॉरी इसको थोड़ा सा अलग लिखना पड़ेगा, K1 K2 बाय K1 प्लस K2 प्लस K3 K4 बाय K3 प्लस K4 इंटू एप्सिलॉन नॉट A/D। ये अपना फाइनल एक्सप्रेशन है। और अगर मैं C इक्विवेलेंट को कंपेयर करूं उस प्रॉपर्टी से K एप्सिलॉन नॉट A/D से, तो देखो ये जो K है ये पूरी टर्म है, दिस कंप्लीट टर्म इज K, और चारों
वैसे एक इसमें मैच नहीं कर रहा था और ठीक था, उसमें ये क्वेश्चन बोनस दिया गया था, तो इसलिए मैंने फिफ्थ ऑप्शन यहाँ लिखा था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। दिस फिफ्थ ई ऑप्शन इज योर आंसर। ये मैच कर रहा है इससे, तो K1 K2 बाई K1 प्लस K2 प्लस K3 K4 बाई K3 प्लस K4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझने वाली बात यहाँ क्या थी कि जब भी इसे 4 वाला आ जाए ना, तो आपको सीरीज में देखना है, पहले सीरीज कॉम्बिनेशन देन उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है इसे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस 90 पिकोफैरेड दे रखा है और इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया जिसका ईएमएफ 20 वोल्ट है। ठीक है, सी और वी से आपने इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से इस तरीके से। ओके, if a dielectric material of dielectric constant 5/3 is inserted between the plates, the magnitude of the induced charge will be। ओके, इसने बैटरी कनेक्टेड रखी है और फिर स्लैब इसमें इंसर्ट करी है, क्योंकि इसने कहीं बोला नहीं कि बैटरी रिमूव करा। तो हमारा अब केस क्या हो गया कि अब इसने डायरेक्ट्रिक स्लैब अंदर डाली और बैटरी भी अभी कनेक्टेड है, अभी हो जाएगा के सी और बैटरी कनेक्टेड है वी। तो अब इस पे जो नया चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा के सी वी। पहले चार्ज कितना था, सी वी। फिर जब बैटरी कनेक्टेड होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, चार्ज चेंज होता है। ठीक है, आपसे पूछा गया अब कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज। याद करो इंड्यूस्ड चार्ज का फॉर्मूला क्या था कि Q इंड्यूस्ड इक्वल टू Q इंटू 1 माइनस 1 बाई K। ये फॉर्मूला हमने शुरू में लिखा था, ये आपके पास फॉर्मूला है, यहाँ से अपन सॉल्व करते हैं। तो Q इंड्यूस्ड आपके पास आएगा Q विच इज के सी वी, नया चार्ज लेना पड़ेगा, इंटू 1 माइनस 1 बाई के। ऐसा सबकी वैल्यूज आपको गिवन है, K आपको दे रखा है 5/3, C आपको दे रखा है 90 इंटू 10⁻12, V आपको दे रखा है 20, 1 माइनस 1 बाई 5/3, तो ये हो जाएगा 3/5। ओके, अंदर से आया आपके पास 2/5, तो यहाँ से आया 2/3 इंटू 90 इंटू 20 इंटू 10⁻12। सॉल्व करेंगे तो आएगा, देखिए 3 से आएगा 30 टाइम्स 30 इंटू 60 इंटू 12, तो 1.2 जो आपका आंसर आ रहा है ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान कैलकुलेशन है। 1.2 माइक्रोकूलम आपका फाइनल आंसर आएगा। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार आपको कुछ इस तरीके से दिया गया, अब क्या करें, देखो भाई दो प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स के बीच में दो डाइलेक्ट्रिक भर दिए गए जिसका जो परमिटिविटी है वो ε1 और ε2 आपको दे रखी है। दिस रिलेटिव परमिटिविटी सेम इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आपको पूछा गया कि पहले अगर ये C1 था जब सिर्फ एयर थी, और अब ये डायलेक्ट्रिक भरने के बाद C2 हो गया कैपेसिटेंस, तो रेशियो पूछा गया है C2 और C1 का। तो जब C1 लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई टी, सीधा सीधा ये लिखा जाएगा। A की जगह यहाँ S दे रखा है तो S लिख लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट S बाई टी ऐसा दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, और C2 अपने को लिखना है जब डाइलेक्ट्रिक इस तरीके से फिल कर दिया गया है। तो अब क्या किया जाए, देखो प्लेट्स हैं दोनों साइड में इस तरीके से, क्या करेंगे आप चाहें तो भाई इसे हम ऐसा मान लेते हैं कि ये एक पूरा हमारा स्लैब हो गई अंदर इस तरीके से। इसके राइट साइड में दो अलग अलग स्लैब्स हैं, ऊपर E2 वाली, नीचे E1 वाली, और इस तरफ पूरी एक ही स्लैब है एज इट इज। ठीक है, तो आप चाहे तो उसको ऐसा मान लें, तो देखो क्या हो जाएगा। या फिर एक काम करते हैं, इसे अपन ऐसे ना मान के इसको अपन दूसरे तरीके से मान लेते हैं। इसको अपन ऐसा मानते हैं कि इसको बीच में से आपने अलग कर दिया पूरा। ओके, ऐसा आपने इसको अलग कर दिया। अब देखो नीचे जो है वो पूरा ε1 वाला है, या नीचे पूरा ε1 वाला है, तो मैं इसको एज इट इज बना देता हूँ कि नीचे एक कैपेसिटर है ये। ऊपर अगर देखें तो दो कैपेसिटर हो गए, एक ε1 वाला, दूसरा ε2 वाला। तो ऊपर दो कैपेसिटर बना देते हैं, एक ε1 दूसरा ε2 वाला। और अब ये अपने पास प्लेट्स इस तरीके से कनेक्टेड हैं टोटल।
ये अपना सी इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इसको मैं नाम देता हूँ लेट्स से सी, इसको देता हूँ सी डैश, इसको दिया सी डबल डैश, ऐसे मैंने नाम दे दिए सबको। अब अगर सी लिखता हूँ मैं इधर तो क्या लिखूंगा सी के लिए, इसका कांस्टेंट है एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए एरिया, एरिया कितना है इसका, क्या s/2 इसके लिए एरिया मिल रहा है, यस भाई, जितना एरिया इसको मिल रहा है ये s/2 वाला, उतना ही एरिया तो इसको भी मिलेगा इधर s/2 वाला, है ना? तो ये एरिया इसको मिला। अच्छा कितना डिस्टेंस, कितनी लेंथ इसको मिल रही है, तो इसको भी d/2 लेंथ मिल रही है, तो ये भी अपने पास आ गया बाई d/2। तो ये आ गया आपके पास एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन नॉट s/d। ठीक है, सी डैश अगर लिखें तो वो उसके पास वाला है, सी डैश हो जाएगा एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट s/d, क्योंकि उसको भी सेम एरिया और सेम लेंथ मिल रही थी, डायरेक्ट इसी फॉर्मूला से लिखा जा सकता है इसको भी। अच्छा सी डबल डैश अगर लिखें अपन नीचे इसमें, तो इसके लिए देखो तो एरिया इसको मिल रहा है s/2, तो मैं इसको लिखूंगा इसमें एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया है s/2 डिवाइडेड बाय इसकी जो टोटल डिस्टेंस इसको मिल रही है वो कितनी मिल रही है d, तो ये आ जाएगा आपके पास एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन नॉट s/2d, ये आपके पास आ गया सी डबल डैश। ठीक है, अब आपको बस सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, तो सी और सी डैश जो है वो सीरीज में है और उसके बाद सी डबल डैश के साथ पैरेलल में है, तो सी इक्विवेलेंट में लिखूंगा C in series with C dash और फिर complete in parallel with C double dash, ऐसा अपने को करना है। तो यह आ जाएगा C into C dash by C plus C dash plus C double dash। ठीक है, ओके, C की वैल्यू डालते हैं तो देखो एप्सिलॉन नॉट s/d ये सबके लिए कॉमन है, ये सब बाहर आ जाएगा, इसको लास्ट में लिख देंगे। C में देखें तो वैल्यू बचती है एप्सिलॉन 1, C डैश में देखें तो एप्सिलॉन 2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, ये तो आ गया यहाँ से, प्लस सी डबल डैश में अगर देखें तो उसमें है एप्सिलॉन 1/2 और इस पूरे में मल्टीप्लाई हो रहा है एप्सिलॉन नॉट s/d। ठीक है, ऐसा आपके पास चीजें हैं। अब एप्सिलॉन 1 की वैल्यू आपको गिवन है 2 के बराबर और एप्सिलॉन 2 की वैल्यू आपको गिवन है 4 के बराबर, तो एप्सिलॉन 1 की जगह डालते हैं 2 और 2 की जगह डालते हैं 4, 2 प्लस 4 प्लस 2/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट s/d। देख लीजिए फाइनल आंसर क्या आता है आपका, यहाँ से क्या आएगा 8/6 प्लस 1, 8/6 is 4/3 प्लस 1 is 7/3 एप्सिलॉन नॉट s/d। ठीक है, आपको रेशियो पूछा था दिस C2, जो सेकंड केस की बात हो रही थी, रेशियो पूछा है C2/C1 का, तो आंसर आ जाएगा 7/3। ठीक है, C1 क्या था, जब एयर था तो एप्सिलॉन s/d था, रेशियो आपसे से C2/C1 पूछा गया है, फाइनल आंसर इज 7/3। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे बोला गया कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट्स। ओके, तो 2 सर्कुलर प्लेट्स ले लेते हैं, कैसे 2 सर्कुलर प्लेट्स हैं और उनके बीच का सेपरेशन जो है वो 5 mm आपको दे रखा है, विद अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K 2.2, ये भी आपको दे रखा है बीच में। तो व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक इज, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी आपको गिवन है 3 into 10 raised to power 4 volt per meter, the charge density on the positive plate will be close to, यहाँ पे आपसे सिग्मा पूछा गया है कि सिग्मा कितना होगा, चार्ज डेंसिटी आपसे पूछी गई। अब सिग्मा कैसे निकालें, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमें फॉर्मूला पता है, होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, यही होता है। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एयर में होता है और जब किसी मीडियम में रख देते हैं तो एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर भी आता है, और ये एप्सिलॉन आर इज नथिंग बट के, तो इसको हम लिख सकते हैं बाई के। ठीक है, अब इसमें आपको सारी चीजें गिवन है, भाई ई आपको गिवन है, सिग्मा आपको निकालना है, एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है और के आपको गिवन है, आराम से फाइंड हो जाएगा। ई आपको दे रखा है 3 into 10⁻⁴ इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 into 10⁻⁻12 मल्टीप्लाइड बाई के आपको दे रखा है 2.2। क्या आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जब सिग्मा यहाँ से सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आपके पास आएगा ऑप्शन ए
which is 6 into 10⁻⁷ कूलम्ब per मीटर स्क्वायर। क्लियर है बात? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन आराम से, पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में आपसे बोला कि दो आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स हैं, एक प्लेट यहाँ पे है और दूसरी प्लेट यहाँ पे है, इसको चार्ज दिया गया Q1, इसको चार्ज दिया गया Q2, ठीक है। और अब इन दोनों को पास में लाया और एक कैपेसिटर बनाया, ठीक है। पूछा कि इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ओके। और बोला गया कि जो कैपेसिटर बना उसका कैपेसिटेंस है C, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का अपने को तरीका पता है कि Q इक्वल टू CV होता है और यहाँ से V लिखा जा सकता है Q बाई C। लेकिन ये जो Q होता है ना, इसके लिए हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, याद करो। कंडीशन क्या थी कि जब अलग अलग प्लेट्स पे चार्ज है और चार्जेस अलग अलग हैं, तो हमें पहले चार्ज को डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, और जो अंदर वाली प्लेट्स पे चार्ज आता है उसे हम कहते हैं Q, है ना। तो यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। और दो प्लेट्स जब होती हैं तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इनका जो एवरेज है वो चला जाता है आउटर मोस्ट पे, तो एवरेज तो चला गया दोनों पे बाहर बाहर, और अब जो चार्ज बचेगा प्लेट के हिसाब से वो आ जाएगा अंदर। तो मैं यहाँ जब लिखूंगा इस पे तो लिखूंगा Q1 माइनस, क्योंकि टोटल चार्ज Q1 है, बाहर वाली सरफेस पे आ गया Q1 प्लस Q2 बाई 2, तो अब अंदर वाली पे आएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2, ठीक है। और ऐसे ही अगर इस पे आप लिखना चाहते हैं इस वाली पे तो लिखेंगे Q2 माइनस Q1 प्लस Q2 बाई 2, विच इज Q2 माइनस Q1 बाई 2। और ध्यान से देखो तो ये चार्ज और ये चार्ज अपोजिट साइन के आ रहे हैं, अगर एक प्लस क्यू मानो तो दूसरा माइनस क्यू आ रहा है, ठीक है। और ऐसा होना भी चाहिए था, कैपेसिटर में ऐसा ही होता है। तो बेसिकली ये आपके लिए है Q, तो Q आपके लिए क्या हो गया, Q1 माइनस Q2 बाई 2, दिस इज योर चार्ज फॉर द कैपेसिटर, जो इनर सरफेस पे आता है वो। और अब इसके हिसाब से आपको V लिखना है, तो अब आराम से V लिख सकते हैं। V कितना आ जाएगा, Q बाई C, तो आंसर आएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2C, विच इज ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में भी किए थे जब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया था, और उसके बाद हमने सारी बातें करी थी उसमें, इंटरनल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह सारी बातें करी थी। ये वैसा ही क्वेश्चन है एक। चलिए आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। ओके, यही क्वेश्चन लास्ट था, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे, फिर तब करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की, नए चैप्टर के साथ अपन बात करेंगे, आएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, कि करंट कैसे फ्लो होता है कंडक्टर में, और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, कैसे सर्किट बनते हैं, ये सारी बातें अपन नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। ओके, अभी के लिए बाय बाय सभी को, और आप पढ़ते रहिए और कोई डाउट है तो पूछते रहिए।